वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से बीजेपी की लोकसभा मुहिम का करेंगे आगाज। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पनानमथिट्टा में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। तेलंगाना के मलका जगिरी में भी होगा रोड शो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल में करेंगी शिरकत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। भारत के दौरे पर आए भूटान के वज़ीर-ए-आज़म आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बाबू को भी पेश करेंगे खराज अकीदत। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर की कमी से सारिफीन में खुशी। नई शरहें आज सुबह 6 बजे से हुई नाफिज। राजस्थान हुकूमत ने भी वैट में की 2% की कमी। रूस में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू। व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार इक़्तिदार में वापस आने की उम्मीद। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जी जिया का होगा चैलेंज। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में आलमी नंबर 3 डेनमार्क के एंड्रेस एंटोनसन को दी थी शिकस्त। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी का मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। फातेह टीम का दिल्ली कैपिटल से इतवार को होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से बीजेपी की लोकसभा मुहिम का आगाज करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पहले तमिलनाडु जाएंगे, जहां कन्याकुमारी में वज़ीर-ए-आज़म एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे और इसके बाद दोपहर में वज़ीर-ए-आज़म का केरल के पटानमथिट्टा में एक जलसा-ए-आम से खिताब करने का प्रोग्राम है। शाम को वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के मलका जगिरी में रोड शो करेंगे और इस बार लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का हदफ रखा है और ऐसे में बीजेपी की तवज्जो शुमाल के अलावा जुनूबी रियासतों पर भी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वो हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। वजारत सकाफत और हार्टफुलनेस के जरिए मुनक़िद 4 रोज़ा स्पिरिचुअल समिट का मौजू विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। कॉन्फ्रेंस का मकसद बैन मजहबी मकालमा कायम करना और हर उम्र और हर शोबाए हाई जिंदगी के लोगों को रोज़मर्रा की जिंदगी में रूहानियत से वाबस्ता रहने में मदद करना है। भारत के दौरे पर आए भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोब्गे आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर बातचीत की उम्मीद है और इसके बाद भूटान के वज़ीर-ए-आज़म बाबाए कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अक़ीदत पेश करेंगे और इससे कबल शेरिंग टोब्गे ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका अपनी रिहाइशगाह पर पुरतपाक खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं ने कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि भूटान के वज़ीर-ए-आज़म एक आला सतही वफ़द के साथ भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। ओहदा संभालने के बाद उनका ये पहला गैर मुल्की दौरा है। मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून के निफाज के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए सहारनपुर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सीनियर नायब सदर दलजीत सिंह कोचर ने कहा है कि यह कानून किसी की शहरियत नहीं छीनेगा बल्कि लोगों को शहरियत देगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश काबिल सताइश है। सीएए के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है, ऐसा कुछ है नहीं। सीएए केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं उनको यहाँ पर नागरिकता देने के लिए इंडिया के अंदर जो सन
2014 से पहले यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। इस कानून के तहत किसी की भी कोई नागरिकता छीनी नहीं जा रही, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग इन 3 देशों में रहते हैं उनको नागरिकता देने जा रही है भारत सरकार। और CAA पर पादरी नितिन कुमार रॉबिन्सन ने कहा है कि हम हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कानून से मुस्तफीद होने वाले लोगों को भी मुबारकबाद दी है। मसीही समाज इसका स्वागत करता है। सरकार के जो नियम हैं वो देश की प्रजा के लिए हैं और तमाम उन लोगों के लिए हैं जो शोषित हैं या किसी प्रकार से हमारे देश में आकर के यहाँ निवास करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं तमाम लोगों को जो अलग अलग स्थानों से आकर के इस देश में रहेंगे, ताकि उन्हें सुरक्षा का और एक अच्छे माहौल का सामना करना पड़े। जब भी वो यहाँ आकर के रहें, उन्हें सुरक्षा के साथ साथ देश की नागरिकता मिले और जितने भी जो देश के लोगों को जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे उनको भी मिल सकें और हम सब यहाँ सामंजस्य प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहने वाले हो सकें। शहरियत तरमीमी कानून पर पद्मश्री योग भारत भूषण ने कहा कि CAA एक तवील इंतजार का फैसला था और ये भारत की आज़ादी से वाबस्ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत समय से प्रतीक्षित निर्णय था, जिसका सच्ची बात तो ये है कि ये भारत की आज़ादी के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा एक देश हुआ करता था और फिर अब ये जो लोग जो जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित देशों का निर्माण हुआ और उसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब हो गए, तो वो जो धार्मिक आज़ादी का और सब धर्मों को आगे बढ़ने का अधिकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की जो हमारी परिकल्पना थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। और शहरियत तरमीमी कानून पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका है और इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अक़लियती गैर मुस्लिम मुहाजिरीन के लिए भारत की शहरियत हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में भी CAA के निफाज से लोग खुश हैं। कोट द्वार के बाशिंदों का कहना है कि ये शहरियत छीनने का नहीं बल्कि शहरियत देने का कानून है। ये CAA कानून जो गवर्नमेंट ने लगाया है ये बहुत अच्छा है और इसमें कई लोगों को मदद मिलेगी जो बेचारे भटक रहे हैं, जिनका बुरा हाल है विदेशों में और वो अपनी ज़िंदगी को जो है सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, तो वो CAA कानून की मदद से यहाँ हमारे पास इंडिया में आएंगे। काफ़ी अच्छा प्रयास है मोदी जी का। देखिए, CAA का जो कानून है ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। ये नागरिकता देने का कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और जो सन 2014 से पहले जो लोग आए हैं उन लोगों को इसकी नागरिकता मिलेगी और बढ़िया कानून है। इसमें हमारे अल्पसंख्यक लोगों को कोई घबराने की या कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मोदी जी ने ये कानून बहुत अच्छा बनाया है और हमारी सरकार जितने भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं मुस्लिम क्षेत्र में, मुस्लिम समाज के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर, केस के लगने से तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, देश से नागरिकता छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। वबाई चैलेंज से निपटने में PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस स्कीम के जरिए छोटे कारोबार को वुसअत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की सौगात से स्ट्रीट वेंडर्स में खुशी का माहौल है। जी ने बहुत अच्छा करा रेडी पटरी वालों के लिए। किसी के पास पैसे होते थे काम करने के लिए, किसी के पास नहीं होते थे, किसी से उधार मांगते थे, कोई 5% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है। मोदी जी ने 0% पे सबको लोन दिया है कि अपना कारोबार बढ़ाओ, करो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। छोटे से कारोबार वाले हैं हम लोग और हम लोगों को उन्होंने इतना सहयोग किया कि हमें छोटे लेवल पे पहले लोन देकर सस्ते ब्याज पर, और वो लोन अदा हो गया, अब दूसरा लोन देने की तैयारी हो गई है, तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं उनके। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे को एक पहल का मौका दिया कि हाँ भी आप एक 10 जगह लोन लीजिए, उससे कहते हैं कम है भी पहली सीढ़ी, तो मैं उसको पहली सीढ़ी मानता हूँ कि वो हमने टाइम से चुकाया। उसके बाद 20 हज़ार की ऑफर आई, उसके बाद फिर 50 हज़ार की भी ऑफर भी हमारे लिए, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो कर रहे हैं। 10, 20, 50 हज़ार एक बगैर गारंटी के लोन दिला करके रेडी पटरी वाले को, नहीं तो बैंक में जाता था,
चप्पलें घिस जाती थी, 2 रुपये का एक कप चाय नहीं पिलाता था बैंक। आज उसको सर से उठाने का प्रधानमंत्री की वजह से मौका मिल रहा है और वो है ना खुशी खुशी है ना अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत फायदा हो रहा है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मोदी जी ने हमें यहाँ आमंत्रित करा है, बुलाया यहाँ पर, हम बहुत खुश हैं उनसे। उनका जो है हम बहुत बहुत तहे दिल से उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, और बहुत खुश हैं उनसे। रेडी पटरी के लिए बहुत फायदा मिल रहा है, हम लोग का बच्चे पल रहे हैं। रेडी पटरी अगर जिस दिन मतलब इनकम कुछ होगा 2-4 हज़ार रुपये का होता है, उसी से हम बच्चे को पाल रहे हैं। मोदी जी की तरफ से बहुत लाभ मिला है। मैं ब्याज पे पैसे लेके काम करता था, ब्याज वाला मेरी छाती पे चढ़ा जाता था, 10% पे लेता था मैं। जब से मुझे 10,000 का लोन मिला, मैंने अपना काम थोड़ा सही करा और 20,000 का लोन मिला मुझे और बढ़िया करा। आज 50,000 का लोन मुझे मिल गया और मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब तगड़ी आमदनी है मुझे। ये जो अभी जो ये इन्होंने जो 10,000 का लोन जो चला रहे हैं, दे रहे हैं 20,000, 30,000, 50,000, ये फायदा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। 20,000 का लोन हमें भी मिला है, जिससे हमारे को और यानी कि अच्छी समृद्धि मिल रही है और सब चीज का हमारे फायदा मिल रहा है। पीएम स्वनिधि से पहले मुझे 10,000 रुपये का लोन मिला, दूसरी बार मुझे 20,000 रुपये का लोन मिला, जिससे मैंने अपने कारोबार को और बढ़ाया और मुझे बहुत फायदा हुआ इस चीज से। और दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भारतीय कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के जरिए डिज़ाइन करदा खुसूसी डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने मोबाइल ऐप कंपेंडम का भी आगाज़ किया, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए फौजदारी क़वानीन की तालीफ है। ये ऐप पुराने और नए फौजदारी क़वानीन की वजाहत के लिए बनाई गई है। क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम के मुकदमात में बेहतर तालमेल में मदद करेगा और इससे इंसाफ की फराहमी में भी बेहतरी आएगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वो मौसर और फौरी तहकीकात और कार्रवाइयों में जदीद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकदमे के दस्तावेजात, जमा किए गए डेटा और शवाहिद और तफ्तीश के दौरान अदालत में पेश की जाने वाली चार्जशीटों को मुनज़्ज़म, मजबूत और डिजिटाइज करने में मदद मिलेगी। एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली की सेशन अदालत आज दोबारा समाअत करेगी और इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ ज़ैली अदालत में शिकायतें दर्ज कराई थीं और इन शिकायतों की बुनियाद पर ज़ैली अदालत ने केजरीवाल को 2 समन जारी किए थे। दिल्ली के वज़ीर आला ने इन समन को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया है। सेशन जज आज 7 मार्च के ACMM के दूसरे हुक्म के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर दलाइल सुनेंगे और इस हुक्म के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज झारखंड का दौरा करेंगे। यहाँ चित्रा में वो दोपहर को कारकुनों की कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा के प्रोग्राम के लिए रियासती बीजेपी की जानिब से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। वज़ीर दिफा की आमद के हवाले से इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। और लोकसभा इंतखाबात से कबल मरकजी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर की कमी का फैसला किया है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से नाफिज हो गई हैं। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इस हवाले से इत्तला दी। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर साबित किया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने कुनबों के मफादात और सहूलत हमेशा उनका मकसद है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से मुल्क भर के अवाम में खुशी नजर आ रही है। सारिफीन ने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के हुकूमत के फैसले को बेहतर करार दिया और आइए सुनते हैं कि सारिफीन क्या कह रहे हैं। बात है, कोई बेनिफिट ही होगा। 150-200 रुपये तो खर्चा कर ही लेते हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा काफ़ी। इसको 2 रुपये भी जाता तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क तो फ़र्क ही है, चाहे 2 रुपये का हो चाहे 1 रुपये का हो। शुरुआत तो करो, कम तो कर रहे हैं तो करनी चाहिए। इम्पैक्ट तो ये चीज़ है कि देखिए 2 रुपये भी कम होते हैं, जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर सरकार ये कुछ कर रही तो अच्छे ही सोच के कर रही होगी। कई लोगों का ये सोचना है कि कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ या कर रहे हैं।
मगर सरकार अच्छे ही सोच रही होगी। अच्छी सहूलियत हो जाएगी, 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। हफ्ते में मैं 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता ही हूँ, 3000 का हो गया। इतना तो आएगा नहीं आएगा। सर बहुत बढ़िया कदम है, 2 रुपये कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा सर। बजट तो सर हमारा भी होता है, हर हफ्ते जैसे पेट्रोल डलता है इस हिसाब से, तो बजट तो हमारा भी अच्छा होगा। कुछ ना कुछ तो हमारे फ़ायदा ही होगा ना सर। और कोयले की कानों की कमर्शियल नीलामी के 8वें और 9वें दौर के तहत तीसरे दिन एक और कोयला कान की नीलामी हुई। कोयले की ये कान जुज़वी तौर पर दरियाफ्तशुदा कुकिंग कोल की कान है और कोयले की इस कान में कुल अर्जियाती ज़खायर 200 मिलियन टन का है। नीलामी के मौजूदा दौर के तहत कुल 4 कुकिंग कोल माइंस की नीलामी की गई है और जब इसमें ऑपरेशन सही तरीके से शुरू हो जाएगा तो ये कोयले की कानें दरामदशुदा कुकिंग कोल पर मुल्क का इन्हिसार मजीद कम कर देंगी। 20 ब्लॉक्स की पहली किस्त की नीलामी गुज़िश्ता साल नवंबर में शुरू की गई थी। 18 ब्लॉक्स की दूसरी किस्त की नीलामी इस साल फरवरी में शुरू की गई। कानकनी की वजारत ने कहा है कि हुकूमत अहम मादनियात के मजीद ब्लॉक्स की मरहलेवार नीलामी के लिए पुरअज़्म है। और आज सारिफीन के हुकूक का आलमी दिन है। आलमी यौम सारिफ मनाने का मकसद सारिफीन को उनके हुकूक से आगाह करना है। सारिफीन का आलमी दिन पहली बार 15 मार्च को 1983 में मनाया गया और इसके बाद से हर साल 15 मार्च को आलमी यौम सारिफ मनाया जाता है। सरमायादारी के इस दौर में सारिफ के नुक्ता नज़र से आपको हर महाज पर बेदार रहने की ज़रूरत है। सारिफ होने के नाते लोगों को बहुत से हुकूक दिए गए हैं जिनके बारे में आगाही ज़रूरी है। इस दिन सारिफीन को आगाह करने के मकसद से कई तरह की मुहिम भी चलाई जाती हैं और इसके अलावा ई-कॉमर्स सारिफीन के लिए मुसलसल ख़रीदारी के सबसे पसंदीदा ज़राए के तौर पर उभरा है और इसीलिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। सारिफीन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए ई फाइलिंग पोर्टल और सारिफीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरम्मत का हक पोर्टल बनाना शुरू कर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क में हर शोबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 10 बरस में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं जिसका सहरा वज़ीर आज़म की क़यादत को जाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 1947 तक साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में इस मैदान में कई अहम कामयाबियां भी हासिल की हैं। गुज़िश्ता दहाई के दौरान साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में हिंदुस्तान की तरक्की के सफर को पेश करती एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट जारी करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क में पहली बार हर शोबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आम लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि साइंस पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की का जरिया बन गई है। When we talk of science and science success stories which have placed India on the world pedestal, we would not be able to do so without giving credit to Prime Minister Modi. In space, we had Chandrayaan, that's only last year. Today, we are there on the southern pole even before others. Same is the Aditya L1, which has placed us among 2 or 3 nations. And now we are ready with Gaganyaan. And the 4 of these Air Force officers who have been selected for that are actually being sought by Americans to accompany them to the International Space Station. हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद ने कहा कि हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया मुहिम ने मुल्क में इख्तरात और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में स्टार्टअप की तादाद बढ़कर 1,18,000 हो गई है। This report highlights the Startup India initiative that has catalyzed startup culture and built a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship. It highlights various enabling measures like Startup India Seed Fund, Faster Exit for Startups, Tax Exemption and Credit Guarantee Scheme and many others that supported startup systems, and India witnessed
phenomenal growth. As of March 2023, it was 95,726, and as of last month, it was 1,18,000 startups recognized by DPIIT across 57 sectors covering 669 districts. स्टार्टअप सेक्टर में कामयाबियों के अलावा रिपोर्ट में खलाई, दिफा, मसनूई जहानत, तवानाई के शोबे, ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में गुज़िश्ता 10 सालों में हासिल की गई कामयाबियों का भी जिक्र किया गया है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी पर, जहां इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बॉन्ड्स की मालूमात आम की हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ ही दिनों पहले इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि वो इंतखाबी बॉन्ड्स की मालूमात आम करें और उसी के पेश नज़र SBI की तरफ से जो मालूमात दी गई है वो इलेक्शन कमीशन ने अब आम कर दी हैं। और वाज़ेह रहे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसी हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स अखबार में शाया हो रहे हैं और ज़कात के ऊपर ये एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें ज़कात की अहमियत और इसका मकसद क्या है ये बताया गया है। और अखबार के आलमी सफ़े की जो अहम सुर्खियां हैं वो भी जान लेते हैं, जहां इजरायली फ़ौज की खुराक की तकसीम के मराकज़ पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में यहाँ पर 11 फ़िलिस्तीनी हलाक हो गए हैं, 10 ज़ख्मी भी हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का एक अहलकार भी इसमें हलाक हो गया है। वाज़ेह रहे कि टिकटॉक जो है वो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी है और अमेरिका की इस पाबंदी पर चीन का कहना है कि ये पाबंदी डाकुओं के रवैये से मिलती जुलती सी है। इस तरह का रद्द-ए-अमल चीन का सामने आया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं। आसमानी किताब कुरान मजीद को मुख्तलिफ रस्मुल ख़त और फ़न ख़त्ताती के अलग अलग नमूनों के साथ लिखा जाता रहा है। जयपुर के मौलाना जमील अहमद ने भी अपने कुनबे के साथ मिलकर कुरान शरीफ का सबसे बड़ा नुस्खा तैयार किया है, जिसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 7 फीट 6 इंच है। ये कुरान मजीद 32 औराक और 64 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे 2 साल के अरसे में तैयार किया गया है। कैलीग्राफी की दुनिया में भारत का नाम आलमी पैमाने पर रोशन हो, इस मकसद से मौलाना जमील ने ये नुस्खा तैयार किया है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। रोशन हो कैलीग्राफी की दुनिया में, कुरान शरीफ के बड़े साइज़ होने की दुनिया में। ये 10 फुट 5 इंच लंबा है, 7 फुट 6 इंच चौड़ा है। इसमें 32 औराक हैं, 64 पेज हैं, हर पेज पर 41 लाइनें हैं। इस काम को करने में 2 साल का अर्सा लगा है। 2012 से शुरू होकर 2014 में ये तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की। रूस में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज से शुरू होगी। वोटिंग का ये सिलसिला आज से लेकर 17 मार्च तक जारी रहेगा। सदारती इंतखाब न सिर्फ रूस बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी अहम है। रूस में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ये इख्तियार रूस के 27 इलाकों और क्रीमिया में दस्तयाब होगा। सदर पुतिन ने रूस के अवाम से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील की है। 71 साला पुतिन अपनी 5वीं मुद्दत के लिए अमली तौर पर बिला मुकाबला इंतखाब लड़ रहे हैं। उनके सियासी हरीफ या तो जेल में हैं या बैरून मुल्क जिला वतन हैं। पुतिन के कट्टर मुखालिफ समझे जाने वाले अलेक्सी नवल्नी की हाल ही में जेल में मौत हो गई। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने दरीना इक़्तिसादी मुशीर मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर किया है। ये तक़र्रुरी गज़ा के तनाज़े के बाद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात के लिए अमेरिकी दबाव के तहत की गई है। मोहम्मद शताये ने गज़ा में जारी जंग के दरमियान काबीना की तश्कील के लिए फरवरी में फ़िलिस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ दिया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा अब मग़रबी किनारे में एक ऐसी हुकूमत की क़यादत करेंगे जो मुमकिना तौर पर फ़िलिस्तीन पर मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल करने से पहले वहाँ का इंतज़ाम संभालेगी।
और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जिया से होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 3 बार लक्ष्य सेन ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 1 बार जिया ने कामयाबी हासिल की है। और इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को 24-21, 11-21, 21-14 से शिकस्त दी थी। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिल्ली में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से टकराएगी। फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। काबिल जिक्र है कि दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी ने मुसलसल दूसरे सीजन में टेबल में टॉप पर रहकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। आरसीबी की टीम मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अगर हम टीम के आखिरी 2 मैचेस पर नजर डालें तो टीम को 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।